हेलो मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू भानगढ़ कर्स द ब्रोकन टाइम साइकिल का एक और थ्रिलिंग एपिसोड। हमारे फियरलेस एडवेंचर्स अर्जुन, सोनिया, नैना और कबीर वापस आ गए हैं। भानगढ़ के डरावने खंडहरों के बीच खड़े हैं। हवा बिल्कुल शांत है, मानो समय खुद रुक गया हो। अचानक नैना की नजर जमीन पर एक चमक पर पड़ती है। यह एक पुराना धातु का टुकड़ा है जिस पर टाइम साइकिल जैसे सिंबल बने हैं। यह काल स्वामी के साइकिल का एक टुकड़ा है। वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही है। कबीर अपना डिवाइस चालू करता है। यहां रेसिडुअल टाइम एनर्जी है। शायद साइकिल पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, वह कहता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, जमीन कांपने लगती है। खंडहरों से एक अजीब नीली रोशनी निकलती है जिससे एक टेढ़ा मेढ़ा पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल से एक लंबा चोगा पहने एक आदमी निकलता है। उसका चेहरा राजसी है, लेकिन आंखों में छिपा हुआ दर्द है। मैं महाराजा माधो सिंह हूं, भानगढ़ का आखिरी शासक। वह गरजता है। तुमने काल स्वामी को हरा दिया है, लेकिन उसके जाने से समय का प्रवाह टूट गया है। भानगढ़ का भूत, वर्तमान और भविष्य अब एक हो रहे हैं। सोनिया उलझन में पूछती है, आप अभी भी कैसे जिंदा हैं? कड़वाहट के साथ माधो सिंह जवाब देता है, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं बस एक परछाई हूं। काल स्वामी ने मुझे इस श्राप में फंसाया। समय को ठीक करने के लिए तुम्हें 3 ईरों भूत, वर्तमान और भविष्य से होकर गुजरना होगा। नैना सिंबल की जांच करते हुए चेतावनी देती है, अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो सिर्फ भानगढ़ ही नहीं, पूरी दुनिया एक टाइम एक्सप्लोजन में फंस जाएगी। इसी बीच पोर्टल से धुएं जैसे काले आंकड़े घूमने लगते हैं। वे टाइम ईटर्स हैं, काल स्वामी के श्राप के अवशेष। अर्जुन अपनी तलवार पकड़ लेता है। समय बर्बाद करने का नहीं, चलो इस टाइम ट्रैवल जर्नी पर निकलते हैं। कबीर अपने डिवाइस को पोर्टल से जोड़ता है। मैं तुम्हें टाइम पाथ्स के माध्यम से गाइड करूंगा, लेकिन हर युग अपनी चुनौतियां लेकर आएगा। 3 युग 1 भूतकाल 1631 ईस्वी। वे भानगढ़ के सुनहरे किले में पहुंचते हैं, जहां महाराजा माधो सिंह और काल स्वामी, जो उस समय एक साधु था, के बीच की दुर्भाग्यपूर्ण बातचीत देखते हैं। उनका मिशन इतिहास को बदले बिना काल स्वामी के धोखे को रोकना। 1 वर्तमान खंडहरों में छिपे हुए उन्हें एक गुप्त कक्ष मिलता है, जहां श्राप की ऊर्जा एक प्राचीन मूर्ति में फंसी हुई है, लेकिन वे टाइम ईटर्स से घिरे हुए हैं। 1 भविष्य 2050। भानगढ़ एक विशाल टाइम ऑब्जर्वेटरी में बदल गया है, जहां काल स्वामी का एआई अवतार समय को नियंत्रित करना चाहता है। आखिरी लड़ाई हर युग से लड़ने के बाद वे समय के टुकड़ों को जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे वर्तमान में लौटते हैं, माधो सिंह की परछाई उन्हें धोखा देती है। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल खुद को श्राप से मुक्त करने के लिए किया, वह चिल्लाता है। खुद को अमर बनाने के लिए टुकड़ों को पकड़ लेता है। काल स्वामी की आवाज टूटे हुए टाइम साइकिल से गूंजती है, मूर्ख, यह श्राप तुम्हारे ही लालच से पैदा हुआ था। प्रकाश की एक चकाचौंध कर देने वाली चमक दृश्य को घेर लेती है और माधो सिंह की परछाई साइकिल में खींच जाती है। सब शांत हो जाता है। कबीर अपना डिवाइस चेक करता है। समय का प्रवाह स्थिर है। वह राहत की सांस लेता है। लेकिन नैना जमीन पर एक नया सिंबल देखती है, वही जो काल स्वामी के माथे पर था। यह खत्म नहीं हुआ है, वह कहीं और है, शायद किसी और युग में। वह फुसफुसाती है। अर्जुन अपनी तलवार रख लेता है। फिर हम तैयार रहेंगे, वह घोषणा करता है। साल है 1631। राजस्थान के रेगिस्तान में धूप तेज है। कभी भव्य शहर भानगढ़ अब खंडहर हो चुका है। इसकी टूटी दीवारें एक भयानक श्राप की कहानियां कहती हैं। खंडहरों में एक अकेला साधु चल रहा है। उसका नाम अगस्त्य है। वो जवाब ढूंढ रहा है। अगस्त्य एक टूटे हुए मंदिर में पहुंचता है। वो एक पुराने पत्थर की पटिया के सामने घुटने टेक देता है। यह भानगढ़ की भविष्यवाणी है। जब समय खुद टूट जाएगा, राख से 3 उठेंगे, काला स्वामी, भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी। केवल आत्मा का बलिदान ही टूटे हुए समय को ठीक कर सकता है और शून्य को भगा सकता है। अगस्त्य कांपता है। भविष्यवाणी साफ है। भानगढ़ का समय का भाग्य अधर में लटका हुआ है। अगस्त्य जानता है कि उसे क्या करना है। उसे समय के रक्षकों को ढूंढना होगा। उसे उन्हें आने वाले अंधेरे के बारे में चेतावनी देनी होगी। उसे उन्हें आगे की लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। सब कुछ का भाग्य उसके कंधों पर है। सदियां बीत जाती हैं। भविष्यवाणी किंवदंती बन जाती है, लेकिन भानगढ़ के खंडहर अभी भी अपने रहस्य छुपाए हुए हैं। साल है 2525। माया नाम की एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट भानगढ़ की ओर खींची चली आती है।
उसने किंवदंतियों का अध्ययन किया है। वह श्राप की कहानी से मोहित है। माया खंडहर में एक छिपा हुआ कमरा खोजती है। अंदर उसे प्राचीन स्क्रोल्स मिलते हैं। स्क्रोल्स काला स्वामी के बारे में बताते हैं। वे समय पर उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं। वे उस शून्य के बारे में चेतावनी देते हैं जो इंतजार कर रहा है। माया को पता चलता है कि किंवदंतियां सच हैं, काला स्वामी असली है। हिमालय की गहराई में एक मंक ध्यान कर रहा है। उसका नाम तेंजिन है। वो अपने ऑर्डर का आखिरी है। वो समय में एक डिस्टर्बेंस महसूस करता है। उसे भांगड़ के विजन्स दिखाई देते हैं। वो जानता है कि समय आ गया है। उसे दूसरों को ढूंढना होगा। मुंबई की एक बस्टलिंग लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट देर रात तक काम करती है। उसका नाम इंदिरा है। वो एक ब्रेक थ्रू के करीब है। इंदिरा ने एक डिवाइस बनाया है। यह समय में हेरफेर कर सकता है। वो समय की रक्षक है, हालांकि वो अभी तक यह नहीं जानती। दिल्ली के बीचों बीच भीड़ भाड़ के बीच समीर नाम के एक युवक के पास एक गिफ्ट है। वो भविष्य देख सकता है। उसने हमेशा अलग महसूस किया है। वो हमेशा ऐसी चीजें जानता रहा है जो उसे नहीं जाननी चाहिए। वो भी समय का एक रक्षक है। माया की रिसर्च उसे तेंजिन तक ले जाती है। वो उसे बताती है कि उसने क्या सीखा है। तेंजिन जानता है कि माया सच कह रही है। वो इसे महसूस कर सकता है। वो माया को भविष्यवाणी के बारे में बताता है। वो उसे काला स्वामी के बारे में बताता है। उन्हें दूसरे गार्डियंस को ढूंढना होगा। उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। पहला काला स्वामी हमला करता है। उसका नाम विक्रमादित्य है। वो अतीत का स्वामी है। वो इतिहास के ताने बाने को नियंत्रित कर सकता है। विक्रमादित्य तेंजिन पर हमला करता है। वो इतिहास को फिर से लिखना चाहता है। वो गार्डियंस को अस्तित्व से मिटाना चाहता है। तेंजिन वापस लड़ता है। वो प्राचीन मंत्रों में अपनी महारत का इस्तेमाल करता है। वो अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाता है। लड़ाई भयंकर है। पहाड़ कांप रहे हैं। तेंजिन जानता है कि वो विक्रमादित्य को हरा नहीं सकता। अकेले नहीं, उसे दूसरे गार्डियंस की जरूरत है। सेक्शन 5 इकोज ऑफ द प्रेजेंट। इंदिरा का डिवाइस पूरा हो गया है। वो इसे एक्टिवेट करती है। एक पोर्टल खुलता है और वो उसमें से गुजरती है। वो खुद को एक अजीब और अद्भुत दुनिया में पाती है। यहां समय अलग तरह से बहता है। यह तरल है। यह ढलने वाला है। इंदिरा को अपनी क्रिएशन की असली क्षमता का एहसास होता है। विक्रमादित्य इंदिरा के सामने प्रकट होता है। वो उसकी पावर से प्रभावित है। वो उसे अपने साथ रहने की जगह देता है। वो उससे कहता है कि वो समय की स्वामी हो सकती है। वो अतीत और भविष्य को आकार दे सकती है। इंदिरा मना कर देती है। वो ऐसी पावर की कीमत जानती है। वो नियंत्रित नहीं होगी। लड़ाई शुरू होती है। इंदिरा समय में हेरफेर करने के लिए अपने डिवाइस का उपयोग करती है। वो विक्रमादित्य को धीमा कर देती है। वो खुद को तेज कर लेती है। वो अपनी क्रिएशन का बचाव करने वाली एक महिला के गुस्से से लड़ती है। लेकिन विक्रमादित्य बहुत ताकतवर है। वो समय का स्वामी है। उसे रोका नहीं जा सकता। सेक्शन 6 द इनिग्मा ऑफ द सेकंड काला स्वामी। समीर को एक विजन आता है। वो इंदिरा को विक्रमादित्य से लड़ते हुए देखता है। वो दूसरे काला स्वामी के आने को देखता है। उसका नाम मीरा है। वो वर्तमान की मालकिन है। वो समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। समीर जानता है कि उसे कुछ करना होगा। समीर माया और तेंजिन को ढूंढता है। वो उन्हें अपने विजन के बारे में बताता है। वो उन्हें मीरा के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें इंदिरा को ढूंढना होगा। उन्हें उसे नए खतरे के बारे में चेतावनी देनी होगी। साथ में वे इंदिरा की लैब जाते हैं। वे मीरा के प्रकट होते ही पहुंचते हैं। मीरा एक भयानक दुश्मन है। वो वर्तमान को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकती है। वो समय को रोक सकती है। वो इसे आगे बढ़ा सकती है। लेकिन समीर उसके लिए तैयार है। वो उसके हमलों का अनुमान लगाने के लिए भविष्य के अपने विजन्स का उपयोग करता है। वो तेंजिन और माया को सुरक्षित जगह ले जाता है। इंदिरा लड़ाई में शामिल हो जाती है। उसका डिवाइस अब न केवल समय में हेरफेर करने में सक्षम है, बल्कि इसे रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। मीरा को अपनी शक्तियां खुद पर वापस आती हुई दिखाई देती हैं। उसकी गति अनियमित और अनियंत्रित हो जाती है। पासा पलट रहा है। मीरा अपने ही हथियारबंद वर्तमान से अभिभूत होकर लड़खड़ा जाती है। वह गायब हो जाती है, अपने क्रोध की एक प्रतिध्वनि और भविष्य के टकराव का वादा छोड़कर। गार्डियंस ने यह दौर जीत लिया है, लेकिन एक कीमत पर। S2
Media group of people looking determined, team celebrating victory outdoors at stock at @distribute_equally. मैंने एक ऐसा भविष्य देखा जहां हम जीतते हैं और मैं उसे थामे हुए हूं. Narrator, media group, person envisioning future, group discussing a vision outside, battle ongoing in nature at stock at @distribute_equally. Section 7 visions of the future. लड़ाई जारी है. मीरा उनके साथ खेल रही है. वर्तमान पर उसका नियंत्रण एक भारी ताकत है. जब सारी उम्मीद खो जाती है, एक पोर्टल खुलता है. इंदिरा बाहर निकलती है. उसका डिवाइस नई पावर के साथ गूंज रहा है. सेक्शन 8 द टेरर ऑफ द थर्ड कलास्वामी. तेंजिन घायल और थका हुआ इसे महसूस कर सकता है. अंतिम काला स्वामी का आगमन. वह वास्तविकता में एक दरार से निकलता है. एक विशाल आकृति बर्फीले अंधेरे को विकीर्ण करती है. यह काली है, भविष्य का स्वामी, और उसके हाथों में आने वाले समय का ताना बाना मुड़ता और चीखता है. काली अपना हाथ उठाता है और भांगड़ के ऊपर एक काला सूरज उगता है. निराशा का ग्रहण. यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है. यह शून्य का अग्रदूत है जो पूरे समय को निगलने आया है. शून्य भूखा है और तुम रक्षक उसकी भूख मिटाने के लिए बसने वाले हो. डर उन्हें पंगु बनाने की धमकी देता है. यह उनके सामने आए किसी भी दुश्मन से परे है. लेकिन फिर समीर आगे बढ़ता है. उसकी आंखें एक भयानक निश्चितता से चमक रही हैं. सेक्शन 9 द वॉइड्स एम्ब्रेस. भविष्यवाणी ने एक बलिदान की बात कही थी. समीर कहता है. उसकी आवाज अजीब तरह से शांत है. वह अपने साथियों का सामना करने के लिए मुड़ता है. उसके होठों पर एक उदास मुस्कान है. टूटे हुए समय को ठीक करने के लिए एक बलिदान. इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर सके, समीर आगे बढ़ता है. सीधे काले सूरज के केंद्र में एक अंधाधुंध चमक होती है और फिर सन्नाटा छा जाता है. काला सूरज फट जाता है. काली और घूमती हुई शून्य ऊर्जा को अपने साथ ले जाता है. समय रेखा कांपती है, फिर रियलाइन होती है. भांगड़ के खंडहर खामोश खड़े हैं. हवा ओजोन से भरी हुई है और संभावना का हल्का सा संकेत है. शून्य को सील कर दिया गया है, लेकिन एक भयानक कीमत पर. जैसे ही माया, इंदिरा और तेंजिन समीर का शोक मनाते हैं, वे इसे भी महसूस करते हैं. एक सूक्ष्म बदलाव. हवाओं पर फुसफुसाती सृष्टि की प्रतिध्वनि. समय रेखा रीसेट हो गई है. नाजुक लेकिन शक्तिशाली. एक नए युग की शुरुआत हुई है. अनगिनत चुनौतियों और रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें अब भी खोजा जाना बाकी है. समय की लड़ाई खत्म हो सकती है, लेकिन भांगड़ की कहानी ऐसा लगता है अभी खत्म नहीं हुई. आज हम भानगढ़ में हो रही उन भयानक घटनाओं के बारे में जानेंगे जो उस रहस्यमयी हरे सूरज के खंडहरों पर चमकने के बाद से हो रही हैं. जरा सोचो, जैसे ही हरी रोशनी भानगढ़ पर पड़ी, पत्थरों से बेलें निकलने लगीं और खंडहरों में जान आ गई. लेकिन यह जिंदगी आम नहीं थी. पेड़ों के तनों से इंसानी आंखें झांक रही थीं और जमीन से सीधी हड्डियां उग रही थीं. और फिर उस हरे सूरज से एक रोशनी का खंभा नीचे आया, जिसमें एक लंबा चौगा पहने एक औरत दिखाई दी. वो एक कमल का फूल पकड़े हुए थी, जिसकी पंखुड़ियां घड़ी की तरह टिक टिक कर रही थीं. उसकी आवाज गूंजी, मैं वीरता हूं, सृष्टि का प्रतीक. मैं उसे फिर से जन्म दूंगी जिसे शून्य ने नष्ट कर दिया है. नैना ने उस कमल को तुरंत पहचान लिया. ये भानगढ़ के असली मंदिर का निशान है. तुम उस श्राप से जुड़ी हो जिसने महाराजा माधो सिंह को लालच से पागल कर दिया था. वीरता की ठंडी मुस्कान से मेरी रूह कांप उठी. लालच नहीं, मैंने माधो सिंह को सृष्टि का वरदान दिया था, लेकिन उसने इसे श्राप में बदल दिया. अपनी कलाई घुमाते हुए वीरता ने कमल को हवा में उछाल दिया और अचानक भानगढ़ के खंडहर एक विशाल हरे महल में बदल गए. लेकिन यह महल एक बुरा सपना था. दीवारें जिंदा मांस की तरह सांस ले रही थीं और फव्वारों से खून बह रहा था. यह सृष्टि नहीं, ये एक राक्षसी है. अर्जुन चिल्लाया. वीरता की दहाड़ गूंजी. सृष्टि ही अराजकता है. मैं तुम्हारे मरे हुए प्रियजनों को भी वापस ला सकती हूं. अपने हाथ के इशारे से अर्जुन की मृत मां उसके सामने प्रकट हुई और गिड़गिड़ाई, मुझे बचाओ बेटा. अब हमारी टीम बंट गई थी. अर्जुन की तलवार कांप रही थी जब वो अपनी मां की परछाई का सामना कर रहा था. तुम असली नहीं हो, वो चिल्लाया. परछाई ने एक भयानक मुस्कान के साथ उसकी छाती में हाथ डाला. लेकिन सच्चाई दर्द देती है. सोनिया और कबीर जिंदा महल से लड़ रहे थे. ये महल वीरता के दिमाग का प्रतिबिंब है. कबीर चिल्लाया और ऊर्जा की तरंगें छोड़ी. सोनिया ने वैदिक मंत्र पढ़े, तुम्हारी सृष्टि तुम्हारी जेल बन जाएगी. और फिर नैना थी, जो सीधे वीरता का सामना कर रही थी. उसने एक प्राचीन ताबीज से कमल को छुआ. ये कमल नहीं, ये काल स्वामी का दिल है. तुमने उसकी यादों को सृष्टि में बदल दिया है. वीरता की आंखें लाल हो गईं.
तुम सच्चाई के लिए तैयार नहीं हो। नैना के ताबीज ने वीरता की यादें दिखाईं। वीरता और काल स्वामी भाई बहन थे जिन्होंने भानगढ़ की रक्षा के लिए सृष्टि और समय की शक्तियों को चुना था, लेकिन काल स्वामी ने वीरता को धोखा दिया और उसका सृष्टि का कमल चुरा लिया। बदला लेने के लिए वीरता ने श्राप दिया कि जो कोई भी कमल को छुएगा उसे सृष्टि के अंत का सामना करना पड़ेगा। नैना ने वीरता को कड़वा सच दिखाया, तुम्हारी सृष्टि तुम्हारे ही श्राप का नतीजा है। कालस्वामी ने तुम्हें भी धोखा दिया। वीरता का गुस्सा शांत हो गया, उसने कमल को तोड़ दिया तो सृष्टि का अंत हो। हरा सूरज काले हरे रंग के धमाके में फट गया। धमाके के बाद अर्जुन की छाती पर एक हरा निशान था जहां परछाई ने उसे छुआ था। वीरता गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही, मेरी सृष्टि अभी खत्म नहीं हुई है। और भानगढ़ के बीच में एक नया पेड़ उग आया जिसकी जड़ें समय के माध्यम से फैल रही थीं। कबीर ने अपने उपकरण को देखकर हैरानी से कहा, ये पेड़, ये समय रेखा की जड़ है। हर शाखा एक युग का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी यात्रा के अगले भाग के लिए बने रहे। जब सृष्टि मरती है तो काल वृक्ष की जड़ें। भानगढ़ के केंद्र में उगा विशालकाय काल वृक्ष अब आसमान छू रहा था। इसकी हर शाखा एक अलग युग की झलक दिखाती, कहीं मध्यकालीन योद्धा, कहीं भविष्य के रोबोट, तो कहीं प्राचीन तांत्रिक। अर्जुन के सीने पर बना हरा निशान धीरे धीरे फैल रहा था, मानो उसकी नसों में जड़ें पनप रही हों। नैना की आवाज गूंज उठी, यह वृक्ष समय की धाराओं को जोड़ता है, पर इसकी जड़ें शून्य में फंसी हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो हर युग का अस्तित्व इसकी शाखाओं में उलझ जाएगा। अर्जुन की आवाज आई, तुम मेरे हो। वृक्ष की जड़ों से विराटा की छाया उभर रही थी। विराटा की आवाज गूंजी, मेरा सृजन तुम्हारे भीतर जीवित है, तुम ही अब काल वृक्ष के संरक्षक बनोगे। अर्जुन का हरा निशान चमक उठा और उसकी तलवार हरे पत्थर में बदल गई। अर्जुन, मैं भूल रहा हूं अपने दोस्तों को। यह निशान तुम्हें विराटा की मरहूम आत्मा से जोड़ रहा है। हमें इस वृक्ष को जलाना होगा। इसका कोर टाइमलाइन के पार कहीं है। शायद वहीं कालस्वामी और विराटा की असली लड़ाई चल रही है। टीम ने तय किया, वृक्ष की जड़ों के माध्यम से समय के कोर तक जाना होगा। पर जैसे ही उन्होंने वृक्ष को छुआ, वे 4 अलग युगों में बिखर गए। अर्जुन 1631 में, जहां महाराजा माधो सिंह ने विराटा के कमल को छुआ था, जहां कालस्वामी ने सत्ता संभाली थी। सोनिया शून्य के अंदर, जहां विराट की आत्मा फंसी थी। कबीर भानगढ़ के निर्माण काल में, जब यह सिर्फ एक तपोभूमि थी। 1631 में अर्जुन ने देखा, माधो सिंह विराटा के सामने घुटने टेक रहा है। महाराजा माधो सिंह ने कहा, मुझे अमृतत्व चाहिए। विराटा ने कमल आगे बढ़ाया और कहा, लेकर देखो, तुम्हारी लालसा ही तुम्हारा अंत लाएगी। अर्जुन का हस्तक्षेप, इतिहास नहीं बदलने दूंगा। हरे निशान से निकली जड़ों ने उसे रोक दिया। तुम्हारे तांत्रिक ज्ञान की कोई औकात नहीं इस युग में। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा बग है। नैना ने प्राचीन प्रतीकों को डिजिटल कोड में बदलकर एआई के चेहरे पर प्रोजेक्ट किया। शून्य में सोनिया ने विराट की आत्मा को देखा। वह काल वृक्ष की जड़ों से बंधा था। तुम्हें मुक्त कराना है, पर इससे शून्य फैल जाएगा। निर्माण काल में कबीर ने देखा, यहां विराटा और कालस्वामी साधु के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उनके बीच रखा था अघोर शिवलिंग, जो समय और सृजन का स्रोत था। इस शिवलिंग को तोड़ना होगा। चारों युगों में एक साथ हमला हुआ। अर्जुन ने माधो सिंह को लालच छोड़ने को मजबूर किया। नैना ने तांत्रिक को वायरस से क्रैश किया। सोनिया ने विराट को मुक्त करते हुए शून्य को सोख लिया। कबीर ने शिवलिंग तोड़ा और कालवृक्ष का कोर हिल उठा। सब भानगढ़ में वापस आए।
काल वृक्ष सूख चुका था, पर उसकी जगह एक कुआं प्रकट हुआ जिसमें से असीम ऊर्जा बह रही है। यह तो कालगर्भ है, इसमें समय का असली स्रोत छुपा है। कुएं से एक हाथ निकला और अर्जुन को खींचने लगा। तुमने वृक्ष तो तोड़ दिया, पर कालगर्भ जाग गया। अब ब्रह्मांड का समय खत्म होगा। कालगर्भ क्या है? क्या यह समय का देवता है या दैत्य? अर्जुन को कुएं में कौन खींच रहा है? क्या विराटा और काल स्वामी की आत्माएं कालगर्भ में मिल गई हैं? जब समय का स्रोत जागता है तो अस्तित्व उसकी प्यास बन जाता। नहीं, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे मूवी लवर्स।